नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रही है, तो आने आने में भी बहुत समस्याएं आती है। और रही बात लाइव क्लास की, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी थी भाई। टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। वीडियो भी आपने देखा होगा, लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ है भाई, आवाज़ अलग जा रही है, मैं अलग दिख रहा हूँ। तो उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग भी ठीक से हो नहीं पा रही है, समझ में आ नहीं रहा है बच्चों को। कई ने बोला भी है मुझे कि सर लाइव क्लास में काफ़ी समस्याएं आ रही है, ठीक से बातचीत भी नहीं हो पा रही है उसमें, इसलिए उसको भाई रोक दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको वहीं पे रोक के ख़त्म कर दिया। वहाँ जितना हमने पढ़ा है भाई, मैं पहले भी बोला हूँ कि आपको पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट करवाऊंगा। जितना हमारा मध्य प्रदेश का भाग बचा हुआ है तो वो सारा कंप्लीट करेंगे भाई। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है मध्य प्रदेश का। परिवहन हमने नहीं पढ़ा है, संचार हमको पढ़ना है अभी। फिर मध्य प्रदेश के जितने भी पुरस्कार वगैरह हैं वो पूरा हमने अभी नहीं पढ़ा है। भूगोल तो अभी चल ही रहा है, भूगोल में भी बहुत से टॉपिक अभी हमारे बचे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भाई हमको कंप्लीट करना है और वहीं से करेंगे भाई। जहां तक हमने पढ़ा था उसको कंटिन्यू करना है वहीं से। हमारी जो लाइव क्लास थी लास्ट वाली, उसको थोड़ा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हैं, वो समझ में नहीं आई। कई बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है, ठीक से इधर क्लियर दिख भी नहीं रहा है, इसलिए उसको अभी अपन ने रोक दिया है भाई। लाइव क्लास को डेली उसी टाइम पे आपको अपलोडेड वीडियो मिल जाएगी, यानी वीडियो रिकॉर्ड करके उसी टाइम पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक 8 बजे, ठीक है। आपको अपलोडिंग वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो जहां तक हमने पढ़ा था हमारे एमपी में, उसको वहीं से आगे लेके चलेंगे। और अगर कोई नया बच्चा है तो वो स्टार्टिंग से देखे, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी क्लासेस हमारी लग चुकी हैं। मध्य प्रदेश के गठन से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा उसका इतिहास पढ़ाया मैंने, फिर उसका गठन पढ़ाया, पुनर्गठन पढ़ाया, आगे बढ़े उसका मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य पढ़ाया मैंने, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा उसका, पंचायती राज व्यवस्था, हमारी मध्य प्रदेश की संस्कृति, जनजातियां, मध्य प्रदेश की जनगणना, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो जब आप स्टार्टिंग से देखोगे, जो नए बच्चे भाई उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी अधिकतर ने पढ़ा है मुझसे, कंटिन्यू क्लासेस अटेंड की है, लाइव में भी कंटिन्यू आप आए हैं, ठीक है। तो भाई वो जो क्लासेस थी वहाँ से रोक दी गई थी, उसी को आगे लेके चलना है, ठीक है। तो भाई भूगोल हमने स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट किया हमने। और भूगोल में किस प्रकार से हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमने ग्लोब पे हमारे मध्य प्रदेश को देखा, उसकी अक्षांशीय स्थिति देखा, उसकी देशांतरी स्थिति देखा, लंबाई चौड़ाई देखा, क्षेत्रफल देखा, उसके आसपास के राज्य देखा, कौन सा जिला किस राज्य को स्पर्श कर रहा है, उसकी सीमा रेखा हमने देखा। ये सारी चीजें भाई हमने भूगोल में स्टार्ट किया। फिर मध्य प्रदेश के भौगोलिक या भौतिक विभाग देखे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से उसके कितने भौतिक विभाग हैं, कितने भागों में अलग अलग बांटा गया है, ये सारी चीजें हमने देखा भाई। फिर भौतिक विभाग से थोड़ा आगे बढ़े, मध्य प्रदेश में नदियां देखा, उनके उद्गम स्थल, उनकी लंबाई पढ़ा, उनका मुहाना देखा कि भाई महासागर में जाके मिल रही है या दूसरी अन्य नदियों में मिल जाती हैं। अगर उन पे कोई सी परियोजना है तो वो नदी घाटी परियोजना देखा, अगर कोई सा बांध बना हुआ है बांध देखा, जलप्रपात देखा, ये सारी चीज़ें हमने नदी से संबंधित देखा। नदी में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर भी देखा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भूगोल का एक पूरा पार्ट हमने स्टार्ट किया और उसी को लेके आगे चला। नदी घाटी परियोजना पढ़ा भाई, नदी से संबंधित ही है वो, तो नदी घाटी परियोजना एक पूरी परियोजनाओं को हमने पढ़ा, कौन सी परियोजना किस नदी पे है, कब बनाई गई है, कितनी मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है, किन किन राज्यों के बीच में है वो परियोजना। तो हालांकि वो तो आप डायरेक्शन के हिसाब से बता दोगे भाई, बेतुआ तो आप खुद बोल दोगे सर मध्य प्रदेश और यूपी के मध्य होगी, तो ये आप खुद बता दोगे डायरेक्शन से। चंबल है आपका तो आपका राजस्थान आ जाएगा,
मध्य प्रदेश, तो ये आप बता दोगे। डेमोन देखा हमने उन्हीं नदियों पे। तो ये पूरा एक पार्ट कंटिन्यू हमारा भूगोल में चलता है और उसी को लेके आगे चलना है कि भाई भूगोल में हमने देखा हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, गर्म है, ठंडी है या मध्यम है, कि भाई ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडी, किस प्रकार की जलवायु है। फिर हमने हमारे यहाँ की वर्षा देखा कि भाई वर्षा की प्रकृति किस प्रकार से, भाई मानसूनी प्रकृति है, दक्षिण पश्चिम हवाओं से वर्षा होती। भाई अभी हम देख रहे हैं ना भाई मानसून आया है हमारे यहाँ पे, लगातार कितनी बारिश हो रही है। तो वर्षा की प्रकृति देखा भाई, मानसूनी है प्रकृति, मानसून के द्वारा वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश में। किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, किसमें कब सबसे कम होती है, और ज्यादा होती है तो क्यों होती है, कम होती है तो क्यों होती है, वो हमने क्षेत्र से देखा है ना भाई। तो वर्षा देखा, तापमान देखा भाई हमने हमारे मध्य प्रदेश में, तापमान के हिसाब से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा, पहाड़ी भाग अलग है, पठार अलग है, उत्तर भारत का मैदान अलग है। तो कहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है, ठंडी कितनी पड़ती है, या ठंड में साधारण ठंड है या ज़्यादा है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी या कम गर्मी है, ये से भाग हमने देखा तापमान में। फिर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक देखा कि भाई किन किन कारकों से हमारा तापमान प्रभावित होता है। भाई हाइट है, ऊंचाई से प्रभावित होगा, जल से प्रभावित होगा, मैदान से प्रभावित होगा, जंगलों से प्रभावित होगा, वन क्षेत्र से आपके प्रभावित होगा, पठारों से प्रभावित होगा, क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी की भौगोलिक बनावट एक जैसी तो है नहीं। हमारी पृथ्वी की भौगोलिक बनावट एक जैसी नहीं है भाई। आप हमारी पृथ्वी की सतह को देखोगे तो कहीं पे आपको पहाड़ मिलेगा, तो कहीं पे आपको पठार मिलेगा, कहीं पे मैदान मिलेगा, कहीं पे जल मिलेगा, और कहीं आप देखने को जाओगे तो कहीं पे वन मिलेगा, तो कहीं पे रेगिस्तान मिलेगा। तो तापमान एक समान तो है नहीं ना भाई। भाई पानी में टेम्परेचर अलग तो रेगिस्तान में टेम्परेचर हाई, पहाड़ पे कम मिलेगा तो वहीं पठार में ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये सब तापमान को प्रभावित करते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक देखा, ठीक है। चलिए स्पीड से मैंने क्या आपका रिवीजन करवा दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद भाई क्लास लग रही है तो कई बच्चों के दिमाग से शायद चीज़ें हट गई हों, इसलिए मैंने उसको क्या रिपीट कर दिया ताकि हाँ आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अपन ने स्पीड से क्या कर दिया भाई, रिपीट कर दिया। अब उसी को आगे लेके चलूंगा मैं। भूगोल में भाई हमको पढ़ना है वन। तो मध्य प्रदेश में वन को पढ़ना है। अच्छा, आपसे अगर वन की प्रकृति पूछे किस प्रकार की हमारे यहाँ पे वन है, तो भाई आप सबसे पहले तो देखो हमारे यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। हमारे यहाँ की मिट्टी देखो आप, क्योंकि उसी से वनस्पति का निर्धारण होता है। मिट्टी से हम मिट्टी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 प्रकार की मिट्टी है हमारे मध्य प्रदेश में। तो भाई किसी भी स्थान पे वनस्पति का, वन का या कृषि का जो निर्धारण है वो आपकी मिट्टी ही करती है, जलवायु ही करती है। तो जलवायु भाई उष्णकटिबंधीय है या समशीतोष्ण हम उसको बोलते हैं। मानसूनी जलवायु है आपकी, इसलिए जो वन है उनकी प्रकृति भी कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय ही होगी, समशीतोष्ण ही वन है। हमारे यहाँ पे वन किस प्रकार के हैं, तो उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। बस इतना बोलो, बात खत्म। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या वनों की प्रकृति कौन सी है, तो बोलो भाई समशीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय वन है, बस बात खत्म, ठीक है। अब वन की बात हुई है तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ये वनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। यानी जो वन है पूरे भारत में, पूरे भारत के राज्यों से आप तुलना करोगे तो सभी राज्यों में वनों की दृष्टि से, वनों के दृष्टिकोण से हमारा मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सर्वाधिक भूभाग पर वन मध्य प्रदेश में ही है। आप किसी भी राज्य से तुलना करके देखो, जितने भी राज्य हैं हमारे देश में उन सभी में सर्वाधिक भूभाग पर वन आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। कुल भूभाग का 30.7% या लगभग आप 31% बोल सकते हो।
यानी 31% भूभाग पर वन है हमारे मध्य प्रदेश में। कितने प्रतिशत? 31% भूभाग पर वन है भाई। यानी आप अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 100% मानते हो तो उसमें से 31% तो वन से ही ढका हुआ है। यानी 31% भूभाग पर वन है हमारे मध्य प्रदेश में। इसलिए तो भाई मैंने बोला कि संपन्न राज्य है भाई। किसके दृष्टिकोण से? वनों के दृष्टिकोण से। हालांकि अब ये कम भी हो सकता है भाई, कम भी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो किस प्रकार से लगातार वनों की कटाई हो रही है। ऐसा नहीं भाई, कई नियम भी हैं, वन संरक्षण अधिनियम भी आया है, कई अधिनियम भी बने हैं, कई कानून भी बनते हैं, लेकिन लागू भाई हुआ भी है तो आप देखते ही हो भाई हमारे देश में किस प्रकार की स्थिति है, कितना लोग उसको फॉलो करते हैं, कितना मानते हैं। सिस्टम में भाई खराबी होगी तो लोग भी क्या करेंगे? सब लोगों को पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है, किसकी क्या गलती है। तो ये 31%, अभी अपन इतना ही बोलेंगे इसको, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है भाई हमारे मध्य प्रदेश में, इसलिए काफी संपन्न राज्य इसको बोलते हैं वनों के दृष्टिकोण से। तो ये तो क्षेत्रफल वाली बात हो गई कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत के सभी राज्यों में बोलोगे कि किस राज्य में ज्यादा वन है तो वो आपका मध्य प्रदेश, लेकिन परसेंट के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से बोलोगे तो वो है आपका असम। पहले स्थान पे असम आता है पूरे भारत में प्रतिशत के अनुसार, सर्वाधिक वन आपके परसेंटेज के हिसाब से असम में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है और कम क्षेत्रफल में ज्यादा वन है भाई, कम क्षेत्रफल में ज्यादा वन है, इसलिए प्रतिशत के हिसाब से असम। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी तो ज्यादा है और उस ज्यादा क्षेत्रफल में इतना सारा वन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश बोलोगे और प्रतिशत के हिसाब से असम बोलोगे कि भाई असम में सबसे ज्यादा वन है क्षेत्रफल के, प्रतिशत के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से। लेकिन अगर वही मैंने बोल दिया कि भाई आपको बोलना है परसेंट के हिसाब से तो असम बोलोगे, और आप एरिया के हिसाब से बोलोगे, क्षेत्रफल के हिसाब से बोलोगे तो आपको मध्य प्रदेश बोलना है कि सर्वाधिक वन हमारे मध्य प्रदेश में है। आया समझ में भाई इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भौगोलिक या भूगोल पढ़ रहे हैं हम मध्य प्रदेश का, तो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से जो वन है उसको हमारे एमपी में 3 भागों में बांटते हैं हम। कितने भागों में? 3 भागों में, भौगोलिक दृष्टिकोण से। ठीक है भाई, समझिएगा ध्यान से जरा। ये आपका भारत, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ठीक है भाई, ये मेकाल आपका, ये आपका मध्य प्रदेश। अब यहां क्षेत्रफल के हिसाब से 3 प्रकार के आपको वन मिलते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से। ठीक है, पहला शुष्क उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। शुष्क उष्णकटिबंध पर्णपाती वन यानी बहुत ज्यादा गर्मी वाले, या आप बोल सकते हो कि बहुत कम वर्षा वाले। ठीक है, दूसरा आपका उष्णकटिबंध वन, तीसरा आर्द्र उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, ये भी आपके पर्णपाती वन ही हैं। अच्छा, पर्णपाती में इसलिए लिख रहा हूं भाई, 1 मिनट आप समझ लीजिए जरा ध्यान से। पर्णपाती में इसलिए लिख रहा हूं, पर्णपाती का मतलब होता है ये जितने भी वन हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ये ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में जल के अभाव में, आपको पता है गर्मी में भाई पानी की बहुत कमी हो जाती है, जल का काफी अभाव होता है, तो ये गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में जल के अभाव में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं, क्योंकि भाई पानी तो हर अंग को लगेगा, पेड़ पौधे के हर भाग को लगेगा, तो भाई वो अब शाखा गिराने से तो रहा, तना गिराने से तो रहा, भाई तना तो गिरा नहीं सकता, नहीं तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, शाखा गिरा देगा तो पेड़ ही नहीं रहेगा वो, तो वो क्या गिरा सकता है भाई? पत्तियां, ताकि भाई
कोई सा क्षेत्र तो ऐसा हट जाए पेड़ से जो पानी को नहीं ले पाए, क्योंकि वैसे ही पानी की कमी है और ये पत्तियां अलग से पानी पी रही हैं। ठीक है, चलो भाई यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।